Now, students, this is lecture number 16, Atomic Structure, class plus 1. I have discussed so far Bohr's model, which is really a very important model in the sense that this model gives us lot of informations about stability of atom, right? About spectral lines. So let us start with usefulness of Bohr's model. First, very important thing about Bohr's model is it explains stability of atom, जो कि रुदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. दूसरी बात, जो स्पेक्ट्रल लाइंस की अपीयरेंस है, जो हमने स्पेक्ट्रा में पढ़ा है कि एक ही एटम में, जैसे विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन एटम, हम कितनी सारी स्पेक्ट्रल वेवलेंथ्स देखते हैं. तो उस बात की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमें बोहर्स मॉडल ने दी. तो चलिए इस बात को समझते हैं. ये है हमारे पास डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस. यहां हमने ये N1 2 3 4 5 6 7 8 शेल का नंबर रिप्रेजेंट किया है, और ये जो स्पेसिंग है देखिए आगे जाते हुए कम हो रही है. ये प्रॉपरली मैंने लेक्चर नंबर 15 में या 14 में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं. अब जब भी कभी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से फर्स्ट लेवल में फॉल करता है, उसको हम लाइमन सीरीज कहते हैं. और इन वेवलेंथ को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? 1 by lambda इज इक्वल टू RH 1 by n1 square minus 1 by n2 square into z square. This is a general formula, and for hydrogen I put z is equal to 1. यहाँ ये रीडबर्ग्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स है, और ये हमारा वेव नंबर है, राइट? एंड वी जनरली गेट ऑब्जेक्टिव सम फ्रॉम दिस पार्ट. तो चलिए हम इसको ऐसे समझते हैं कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि बोहर ने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बतलाया कि किसी भी शेल में एनर्जी कितनी है, -2 पाई स्क्वायर me4 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर h स्क्वायर, राइट? अ वेरी सिंपल थिंग. इसको हम -RH z स्क्वायर बाय n स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट? दिस इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट, डोंट गेट कंफ्यूज. ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट वेज है, ये बोहर्स ने बताया, ठीक है? तो अगर हम ये बात करें कि इलेक्ट्रॉन को किसी लेवल में जाना है, डिफरेंट लेवल में जाना है, तो डेल्टा E क्या होगा? E2 माइनस E1 होगा, और E2 क्या है? -RH n2 स्क्वायर z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस RH z स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे? RH 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर. इज दैट क्लियर? दिस इज डेल्टा E विच इज इक्वल टू RH. यहां पे जो मैं RH यूज कर रहा हूं, रिमेंबर यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहां जो RH है ये वाला, दिस इज 21.8 इंटू 10⁻⁻19 जाउल पर एटम, जो कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 14 में डिराइव करना सिखाया, वैल्यू फाइंड आउट करनी सिखाई है. -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, वो दैट इज RH. ये जाउल्स पर एटम में वैल्यू है. ओके,
तो अब डेल्टा ई जो होता है, जब आपको इलेक्ट्रॉन को एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जाना है तो उसके लिए एनर्जी सप्लाई करना है इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन दोज टू लेवल, तो दैट इज डेल्टा ई। सो अगर मुझे यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन लेके आना, दिस इज डेल्टा ई। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू नाउ E4 माइनस E1, ओके, दैट इज डेल्टा ई। तो उसके लिए जो रेडिएशन है, एनर्जी है, वो कितनी है, h न्यू है। तो ये h न्यू का वैल्यू आ गया RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। मैं यहाँ हाइड्रोजन के लिए इसको 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ। सो वेरी सिंपल, अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में निकालना चाहते हैं तो RH क्या है यहाँ पे, राइट, 21.8 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 6.63 इंटू 10⁻⁻34 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। सो सिंपल एज दैट। ये जो अब आपके पास रिडबर्ग्स कांस्टेंट आया है, राइट, ये अब इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया जब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज करते हैं। सो वेरी यूजफुल थिंग, ये इसका वैल्यू होगा 3.29 इंटू 10⁻15 सेंटीमीटर इनवर्स। ये फ्रीक्वेंसी की सेंस में आ गया आप, ओके। दिस इज इन टर्म्स ऑफ 3.29 इन टर्म्स ऑफ 15, ये फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो यूनिट्स इधर है वही यूनिट्स इधर है, इधर हर्ट्ज है तो इधर हर्ट्ज हो जाएंगे। सो प्लीज डिफरेंशिएट इट। ये था 1/λ की सेंस में, राइट, ये था एनर्जी की सेंस में, ओके, ये था जब हम फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो अगर वेव नंबर की सेंस में फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो 109677 सेंटीमीटर इनवर्स है रिडबर्ग कांस्टेंट। अगर आप इसको एनर्जी की सेंस में यूज कर रहे हैं तो -21.8 इंटू 10⁻19 जाउल्स पर एटम है। और अगर आप फ्रीक्वेंसी की सेंस में कर रहे हैं तो ये 3.29 इंटू 10⁻15 है। बहुत ईजी है। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। तो न्यू इज इक्वल टू C/λ, राइट, एंड न्यू इज इक्वल टू C न्यू बार। तो देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ये न्यू है, फ्रीक्वेंसी है, इसको अगर मैं C/λ लिख दूं इस न्यू को, तो ये C/λ हो गया इज इक्वल टू ये वैल्यू 3.29 इंटू 10⁻15 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। और अगर इसको C वेलोसिटी ऑफ लाइट से डिवाइड कर देंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया? तो गिव टाइम टू दिस पार्ट, अ वेरी यूजफुल पार्ट, कि हम रिडबर्ग कांस्टेंट, ओके, 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स तब यूज करेंगे जब हम 1/λ का वैल्यू निकाल रहे हैं। जब हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में एक्सप्रेशन लेंगे तो ये आएगा न्यू इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ओके, सो सम के हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं ये पार्ट रब कर रहा हूं, आई नीड सम स्पेस। होपफुली आपको मेरी बात प्रॉपरली समझ में आ गई होगी। देन अभी मैं यूजफुलनेस की बात कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि जब हमें ये फॉर्मूला मिल गया तो वहां से बोहर्स ने सारी स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी, जिनको निकालने के लिए फॉर्मूला ये आपके सामने है। यहां से आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो अगर मैं लाइमन सीरीज को देखता हूं, जो कि हमने प्रीवियसली मेंशन किया है, जो लिमिटिंग लाइन है, लिमिटिंग लाइन क्या होगी, जब n इंफिनिटी है से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल में आएगा, ओके। एंड फर्स्ट लाइमन क्या होगी, जब n2 से n1 में इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा, ठीक है। तो एक और बात, शेल्स आप देख सकते हैं, पहली शेल की एनर्जी क्या थी हाइड्रोजन के लिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या जाउल्स में लिखना है -21.8 इंटू 10⁻19/1 स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन। सेकेंड में -21.8 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय 4, -21.8 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय 9 एंड सो ऑन।
इज दैट क्लियर? तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है, मीन्स 3 और 1 के बीच में एनर्जी गैप ऑब्वियसली ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 2 एंड 1 के बीच में, ठीक है? सो जैसे हम दूर जा रहे हैं एनर्जी गैप बढ़ रहा है, एंड शेल्स के बीच में जो एनर्जी गैप है जो मेरे प्रीवियस लेक्चर में मेंशन है वो कम होते जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है जब मैं फर्स्ट लाइमन सीरीज को, ठीक है, लिमिटिंग लाइमन सीरीज से कंपेयर करूंगा, फर्स्ट लाइमन सीरीज ये हो गई, लिमिटिंग वो वाले हो गए, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइमन सीरीज में जो एनर्जी गैप है फर्स्ट लाइमन सीरीज में वो मिनिमम है एंड लिमिटिंग में एनर्जी गैप मैक्सिमम है। इसीलिए जो फर्स्ट लाइमन सीरीज जिसमें एनर्जी गैप मिनिमम है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, एंड जो फाइनल लिमिटिंग लाइन है लाइमन्स की उसकी एनर्जी गैप मैक्सिमम में वेवलेंथ मिनिमम होगी। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये सारी रेडिएशन लाइमन सीरीज में जो आ रही हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेंज में आती हैं, बैलमर में ये विजिबल रेंज में आती हैं जिसको हम देख सकते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और जैसे हम लाइमन से, बैलमर से, पैस्टन से, ब्रैकेट से फंड जाते हैं, वेवलेंथ बढ़ रही हैं, और वेवलेंथ बढ़ने का मतलब बहुत सिंपल होता है, एनर्जी डिफरेंस कम होता जा रहा है। तो कितना मज़ेदार है, जितना आप बोर्स को पढ़ लो उतना ही कम है। एंड यूजफुलनेस में मैंने आपको बताया, इट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, सेकेंड इट एक्सप्लेन्स लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, साइमल्टेनियस अपीयरेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये देखिए कितनी सारी स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं, वो यहाँ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी उदाहरण देते हैं आपको, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 5th लेवल से ग्राउंड लेवल में आ रहा है, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम N5 टू N1, हाउ मेनी spectral lines are observed? Right, a very simple thing. Now what we do in that case, we take delta n summation, जितना वो डिफरेंस का समेशन कर दीजिए। समेशन का मतलब क्या हो गया? दिस इज समेशन ऑफ सम अप ऑफ 5 minus 1, 4 means 4 plus 3 plus 2 plus 1 is equal to 10। सो इस तरह के हमें ऑब्जेक्टिव सम्स जो हैं वो मिलते हैं एग्जाम्स में। आप इसको आप काउंट भी कर सकते हैं। 5 से 1 है, जब 5 से 1 आ रहा है तो 5 से 1 का मतलब टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस देखनी है आपको, 1 2 3 4 ये हो गई। अब 5 से फॉल कर रहा है तो सेकंड में भी तो फॉल कर सकता था ना, तो उसके लिए कितने हो गए आप देखिए, 5 से 1 2 3, ये 3 नंबर आ गया। अब इसके लिए 5 से पैस्टन में, 5 से थर्ड में 1, 5 से थर्ड और 4 से थर्ड 2 हो गई। इसी तरह नेक्स्ट के लिए 1 हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस विल कम आउट टू बी 10, राइट। तो ये यूजफुलनेस है जिसको आप जैसे भी अपने हिसाब से चाहें आप निकाल सकते हैं। देन लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल, अनडाउटेडली इतना सक्सेसफुल मॉडल है और हमेशा इम्प्रूवमेंट का चांस होता है कि इतना काम किया है तो डेफिनेटली कुछ और उसके लिए जब हम वर्क करेंगे तो स्कोप बनता है इम्प्रूवमेंट का, तो डेफिनेटली इन लिमिटेशन से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर सबसे पहली बात, बोहर्स मॉडल जो था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एक्सप्लेन किया गया था, दैट वाज नॉट एक्सप्लेन फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मीन जब एक ही इलेक्ट्रॉन है, जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए मैं जो है आपका मॉडल दिया गया है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए, देखिए हमारे इंडिया में कंपटीशन की बात करते हैं, 14 लाख बच्चा नीट में अपियर होता है, अराउंड 10 लाख बच्चा जेई मेंस में अपियर होता है। तो अब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की बात करिए, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो जो उनसे compete करने के रिजल्ट आएगा वो डिफरेंट होगा। अगर बच्चा ही एक है तो रिजल्ट कुछ और होगा, कंपटीशन ही नहीं होगा। सो एग्जैक्टली जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उनमें रिपल्शंस बढ़ेंगी, एनर्जी डिफरेंट वे से डिफाइन होगी।